नमस्कार मित्रों, मैं संजय शर्मा अनन्या एकेडमी संस्था की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका चंदन करता हूं, वंदन करता हूं एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की परीक्षा के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से क्लास लेकर के आए हैं। तो आइए मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण भाग 2 में आप लोगों से जो चर्चा करने वाले हैं वो है व्यंजन। मैंने भाग 1 में जो है पढ़ाया था आपको स्वर। हिंदी कहाँ से आई थी ये मैंने बता दिया था कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ से आई? हिंदी की याद जननी भाषा संस्कृत भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। तो मित्रों, मैं पढ़ा रहा था हिंदी वर्णमाला। तो आइए चलते हैं। आपको सीधे सीधे मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। मैंने प्रथम क्लास में आपको पूरा स्वर क्लियर किया था और आइए दूसरी क्लास में आपको हम व्यंजन बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेंगे ये व्यंजन क्या है। विक्रियते इति व्यंजनः, विक्रियते इति व्यंजनः, अर्थात जो विकृत हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो खंडित हो जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि स्वरों, 2 शब्द लिखिएगा, स्वर प्लस सहायता बराबर व्यंजन। अब यहां पर आपको समझना है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। व्यंजन कभी भी अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा का, आपको पता है बच्चों कि ये व्यंजन है, लेकिन का के साथ हमें एक ध्वनि और सुनाई दे रही है, वो है आ। इसलिए बिना स्वर के व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और बता देता हूं मित्रों, वास्तव में तो अलग अलग विद्वानों ने, जो हिंदी के रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार बताया है। लेकिन जो आपका पूछा जाता है पेपर में, ये बताया जाता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 33 माना गया है। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कुल जब 33 व्यंजन होते हैं, तो ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को हम कैसे जान सकते हैं कि ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? भाई, उच्चारण के आधार पर मैंने बताया था, लेखन के आधार पर मैंने बताया था, अलग अलग इनकी संख्या भी बताई थी स्वर के समय, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा। तो आइए हम चलते हैं इस व्यंजन की तरफ, बहुत ही गहराई के साथ समझेंगे मित्रों। इससे बाहर कुछ नहीं। अगर इसे नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने अपने 2 अंक खो दिए। सबसे महत्वपूर्ण क्लास हिंदी वर्णमाला से। तो देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर जो हमारा ये व्यंजन है, इसको हम 3 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 और 3। बच्चों, वास्तव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग पढ़ा देते हैं, व्यंजन के वर्ग पढ़ा देते हैं, अल्प प्राण पढ़ा देते हैं, महाप्राण पढ़ा देते हैं, अघोष पढ़ा देते हैं, सघोष पढ़ा देते हैं, लेकिन कभी भी इसका जिक्र नहीं करते हैं कि ये किसके आधार पर आता है।
तो वास्तव में जब हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं स्वर तंत्रों में कंपन के रूप में, स्वर तंत्रों में कंपन के रूप में, इस तरीके से जान लेंगे। दूसरी बात किस तरीके से जानेंगे? श्वास वायु की मात्रा के रूप में, श्वास वायु की मात्रा के रूप में। तीसरा पॉइंट जो आता है आपका वो होता है मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने के रूप में, श्वास को रोकने के रूप में। इस तरीके से अब आपकी भी समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं पहले पॉइंट में कि स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को जो बांटा जा सकता है वो सिर्फ दो भागों में बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन से भाग हैं? ये दो भाग हैं, आप इनका नाम भी सुने हैं, सघोष, जिन्हें हम घोष भी कहते हैं, और दूसरा है आपका अघोष। इस तरीके से इन्हें दो भागों में बांटा गया, सघोष और अघोष। मित्रों, ये सघोष क्या होते हैं तो आप जान लेंगे। जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा ताकत लगा करके बोलना पड़ता है, ज्यादा गहराई से बोलना पड़ता है, ऐसे वर्णों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं सघोष? पहली चीज तो जान लीजिएगा कि सघोष में व्यंजन के आपके जो वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो जो व्यंजन का पहला वर्ग क्या हुआ बच्चों? का वर्ग। दूसरा क्या हुआ? चा वर्ग। तीसरा क्या हुआ? टा वर्ग। चौथा क्या हुआ? ता वर्ग। पांचवा क्या हुआ? पा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है बच्चों का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, बा, भा, मा। ये व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्गों में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सघोष वर्ण होते क्या हैं। तो आप सभी लोग बच्चों इसकी कोडिंग नोट कर लीजिए, 345। इसकी कोडिंग है 345। तो ये जो 345 है आपका, इसका मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों आपको दिखाई दे गया होगा, बड़ी ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से सघोष वर्ण हैं। इसमें से यहां से लगा करके यहां तक ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाए? सघोष वर्ण कहलाते हैं। यहां से आपने क्लियर कर लिया होगा। 345 का मतलब हुआ व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं और उन्हीं 5 वर्गों में से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष कहलाता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी बात। और बता देते हैं बच्चों, यहीं पर सभी स्वर जो हैं आपके 11 स्वर जितने भी हैं, आ से लगाकर औ तक, बल्कि अन और आह को अलग ही मान लिया गया है, लेकिन है वो सघोष ही। तो यहां पर नोट कर लेंगे सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसके बाद में एक बात और बताऊंगा आपको, यहीं पर जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, अभी ये अंतस्थ होता क्या है हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर सघोष अघोष की बात हो रही है।
तो पूरी वर्णमाला में आपको क्लियर कर देना है यहीं पर, कि जिससे कि आपको प्रश्न पूछना ना पड़े, किसी से कहीं पर भी भटकना ना पड़े। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपको पता है, या, रा, ला, वा। ये 4 वर्ण जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, या अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बात जान लेंगे बच्चों, जो आपका एक वर्ण है हा, काकल्य ध्वनि, इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। ये भी आपका सघोष होता है। इसके अलावा पूरी व्याकरण में आपका कुछ भी सघोष होता ही नहीं है। बस इतना याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण हा, और सभी स्वर क्या होते हैं बच्चों? सघोष होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, याद कर लेना है। हा अंतस्थ वर्ण, हा अंतस्थ वर्ण, सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्ग का ही सघोष, बाकी सब कुछ नहीं। तो आइए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से, और नोट कर लेंगे आप लोग। आइए आगे बताते हैं ये अघोष क्या होता है। अभी हम पार्ट 1 में ही चल रहे हैं मित्रों। अब चर्चा करेंगे हम अघोष वर्णों के बारे में। किसके बारे में? अघोष वर्णों के बारे में। अघोष क्या है बच्चों? जिन वर्णों को बोलने में हमें कम ताकत लगाना पड़ता है, हल्के ही आवाज में, हल्की ही ध्वनि में व्यक्त कर देना पड़ता है, वो कहलाते हैं अघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, कम ताकत लगानी पड़ती है बोलने में, या कम वायु निकलती है, कम घर्षण होता है, किसी भी तरीके से जिस रूप में आप इसे समझ सकें। तो अघोष जो आपका होता है कम ताकत लगा करके बोला जाता है। और ये जो व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, पहले भी बता चुके हैं, का, चा, टा, ता, प। व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं, इसमें से इसकी कोडिंग होती है 12, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका क्या कहलाता है? अघोष। यहां से आप ध्यान देंगे, ये देखिए अघोष ये कहलाया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण बच्चों क्या कहलाया? अघोष कहलाया। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। इनके अतिरिक्त और वर्णमाला में ये जो 3 सा होते हैं, ये भी आपके अघोष होते हैं। ये तीनों सा आपको याद रखना है, तीनों सा, तीनों सा, तीनों सा, तीनों सा, तीनों सा, बिल्कुल 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? अघोष होते हैं। एक बात और बता देते हैं, कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा 2 पंचे 10, 3 13, इस तरीके से इसे हम गिन लेते हैं। आइए बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण करते हैं। दूसरा पॉइंट, श्वास वायु। जब मैंने कहा श्वास का मतलब चाउमीन वाला नहीं है, ना सास ससुर वाला सांस है, ये श्वास है। अगर रुक गया तो समझ लो सब माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया, सब काम खत्म हो गया। तो आइए, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं। तब भी जब हम श्वास वायु की मात्रा के आधार पर इनका विभाजन करते हैं
तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर एक अल्प प्राण में और दूसरा होता है महाप्राण में। अल्प प्राण में और महाप्राण में। अल्प प्राण, भाई देखिए प्राण माने का होता है वायु। आपके शरीर में जो वायु भरी है निकल गई तो कहते हैं कि सुगना फरार हो गए। तो सुगना कैसे फरार हो जाएंगे? सुगना तब ही तो फरार होंगे जब ये चले जाएंगे। तो प्राण का मतलब ही वायु होता है, क्योंकि प्राण को ना आपने देखा है ना हमने देखा है। प्राण होता कैसे है? बस महसूस किया जाता है कि हाँ ये वायु है। भाई वायु को भी नहीं देखा जा सकता ना, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो जब तक इंजन चल रहा है तब तक प्राण है, वायु है। इंजन बंद हो गया तो प्राण आपका बिल्कुल खत्म हो गया। तो अल्प माने थोड़ा सा वायु निकलता है बोलने पर, या हल्की सी वायु निकलती है जब किसी वर्ण के उच्चारण में, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, कम वायु। ये प्राणत्व के आधार पर हैं बच्चों। अभी हमने पढ़ाया था उधर अघोष सघोष, वहां पर घोषत्व के आधार पर है, ये प्राणत्व के आधार पर है। अलग अलग इनका प्रश्न होता है। नहीं तो अभी आप सोचे सर जी ने कहा था वहां भी, अरे इसमें भी कम वायु निकलती है, इसमें भी कम वायु निकलती है। तो बच्चों प्रश्न अलग अलग है। यहां पर प्राणत्व के आधार पर है, वहां पर घोषत्व के आधार पर है। वहां पर अघोष सघोष पूछा जाएगा, यहां पर अल्प प्राण और महाप्राण पूछा जाएगा। तो कम वायु निकलती तो अल्प प्राण, ज्यादा मात्रा में अगर वायु हमारे मुख से निकलती है तो महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है बच्चों? 1 3 5 135 आपको याद रखना है। कितना याद रखना है बच्चों? 135 आपको याद रखना है। 135 क्यों याद रखना है मैं बताता हूं। आपको बताया जा चुका है कि व्यंजन के ये 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। आप बोल सकते हैं का चाटा ताप, का चाटा ताप, का चाटा ताप। 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा बच्चों। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण 1 3 और 5 ये आपके क्या कहलाए? ये आपके कहलाए अल्प प्राण। ये पूरे वर्ग की बात की जा रही है बच्चों। एक वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, इन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और एक बात जान लेंगे आप लोग जो होता है कि इन्हीं अल्प प्राण और महाप्राण से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग ढूंढ पाने में गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है, यहां से देखेंगे ये आपके अल्प प्राण होते हैं बच्चों। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, अभी हमने बताया था या, रा, ला, वा, ये भी आपके अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं। अब अगर हम बात करें कुल अल्प प्राण वर्ण होते कितने, यहां से एग्जामिनर थोड़ा से दिमाग लगाया और आपसे पूछ लिया, आप पता चला अल्प प्राण महाप्राण रटके गए हैं और पूछ लिया उसने कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल अल्प प्राण कितने होते हैं, या व्यंजन के वर्गों में कुल अल्प प्राण कितने होते हैं। तो व्यंजन का अगर वर्ग पूछा जाए बच्चों, तो एक वर्ग में कितने हैं? 3। तो पांचों वर्ग में कितने हो जाएंगे? 15 वर्ण हो जाएंगे। अगर हम वर्गों की बात करें, अब अगर देखा जाए कुल वर्णमाला में पूछा जाए, तो यहां पर 4 अंतस्थ व्यंजन भी जुड़ जाएगा। तो यहां पर 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 वर्ण हो जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग घुमा करके पूछ लेता है एग्जामिनर यूपीएससी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे इतना याद रखना है, एक लाइन में 3 तो 5 लाइन में 15
और 4 अंतस्थ व्यंजन बराबर 19 अल्प प्राण। सीधे सीधे कोड करके, और इस बात की गारंटी है मेरे बच्चों, ये इतना मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इकट्ठा। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है वो चाहे आप पीएन पांडे की किताब उठा करके देख लीजिए, चाहे हरदेव बाहिरी साहब की व्याकरण की किताब उठा करके देख लीजिए, इस तरीके से जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने अल्प प्राण बताया। अल्प प्राण की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिससे कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आइए आगे चलते हैं। आगे के क्रम में आता है हमारा महाप्राण। क्या आता है बच्चों? महाप्राण। एक तो प्राण ठीक है, लेकिन महाप्राण आया। महाप्राण में समझ लीजिए कि प्राण जाना किसे कहते हैं आपको पता है। आदमी थोड़ा चोट खा गया तो समझ लो प्राण चला गया। लेकिन महाप्राण क्या होता है? जब इंसान शून्यवाद की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो महाप्राण हो जाता है। तो इसकी कोडिंग क्या होगी बच्चों? ध्यान देंगे, दूसरा और चौथा 24। यहां पर ये जान लेना जरूरी है कि मैंने व्यंजन के जो 5 वर्ग आप लोगों को बताए हैं, इन्हीं 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा पूरा वर्ग जो है ये क्या कहलाएगा? महाप्राण। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम वर्गों की बात करें, वर्गों में महाप्राण ध्वनियां कितनी हैं? तो एक लाइन में 2, तो 5 लाइन में कितने? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 वर्ण हो जाते हैं। और यदि अगर और भी बात करें तो इसमें जो बच्चों आपका ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने में मुख से हमारे ऊष्मा निकलती है, ये देखेंगे, यहां पर देख लेंगे ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ये होते हैं आपके तीनों सा और हा। ये भी आपके महाप्राण होते हैं। तो यहां पर आपने देखा बच्चों वर्ग में 10 हैं, और अगर 4 इसे जोड़ देंगे तो कुल ये कितना हो जाएगा? 14 महाप्राण वर्ण हो जाएंगे बच्चों। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम आपको और अधिक क्लियर करते हैं जो और महत्वपूर्ण भाग है इसका, कि मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने के रूप में, मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने के रूप में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे मित्रों। तो मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने के रूप में इसमें क्या होता है? इसके कई पार्ट होते हैं। इसको हम इतने भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 बच्चों स्पर्श व्यंजन। दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर और लुंठित व्यंजन। इतने रूपों में और हम व्यंजनों को बांट सकते हैं बच्चों। किसके आधार पर? मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने के रूप में। तो सबसे पहले बता देते हैं ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है।
बच्चों इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तब ये हमारे मुख में कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों ये व्यंजन के 5 वर्ग आपके सामने लिखे गए हैं। व्यंजन के 5 वर्ग आपके सामने लिखे गए हैं। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। ये व्यंजन के 5 वर्ग हैं। अब हम ये अगर इनको उच्चारित करते हैं तो ये तो जिह्वा जो है हमारा या ओंठ जो है कहीं ना कहीं से पूरे मुखड़े में स्पर्श होता है, इसीलिए इन 25 वर्णों को एक लाइन में भैया कितने वर्ण हैं? 5 हैं। तो पांचों लाइन में कितना हो गया? 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण आपके क्या कहलाए? स्पर्शी वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? स्पर्शी। क्यों? क्योंकि मुखड़े में कहीं ना कहीं से ये हमारे स्पर्श जरूर करते हैं। इसके बाद में बच्चों दूसरी बात मैंने बताई, स्पर्श संघर्षी। ये क्या होते हैं? ये स्पर्श तो व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको बोलने में जो है जिह्वा और तालु में संघर्ष होता है। नोट कर लेंगे, जिह्वा प्लस तालु में क्या होता है? संघर्ष होता है। दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, डिशुम डिशुम करते रहते हैं, तो इसीलिए इनको संघर्षी कहा गया। और ये संघर्षी है क्या, ये भी बता देना उचित है आप लोगों को कि ये जो आपका चा छा जा झा वर्ण है, यानी ये यहां तक ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। भाई संघर्ष सिर्फ यही करते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श भी कहा गया है और संघर्षी भी कहा गया है। अगली बात आती है बच्चों, जो तीसरा पॉइंट आता है, आप सभी लोग नोट करते चलेंगे हमारे साथ में मित्रों। बहुत ही मजेदार क्लास हो रही है और बहुत ही जानदार क्लास। अभी तो ये सिर्फ नमूना है, वास्तविक क्लास का नमूना तो जब आप प्रत्यक्ष आएंगे तब देखेंगे क्या होता है। तो मित्रों अगला है हमारा प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित क्यों होता है? कंपन यहां लगा है, कंपन करता है हमारी जिह्वा कंपन करती है किसी वर्ण को बोलने में। कैसे? जैसे है रा, रा, रा। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो इसमें कंपन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। एक और इसका नाम मिलता है, वो नाम अभी बता दूं या क्लास में ऑफलाइन? चलिए बता देता हूं कि आप ये ना कह पाए कि सर ने क्लास में तो ऐसा कहा और यहां पर ऐसे। इसको बच्चों वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है वर्ष और ये होता है आपका रा। अच्छा एक चीज बताइए, इसे प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हवा के वेग के कारण कंपित होता है। किसके कारण? हवा के वेग के कारण कंपन इसमें उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे हम प्रकंपित कहते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की तरफ। इसमें क्या होता है बच्चों? हमारी जिह्वा जो है, जिह्वा तो आप लोग जानते होंगे कायदे से जीभ, तो हमारी जिह्वा जो है ये नाक, जिह्वा नाक तालु 3 का संबंध इसमें होता है। हमारी जिह्वा जो है
हमारी जिह्वा जो है वो नाक, वो ताल से सटकर नाक के द्वारा उच्चारण करते हुए इन वर्णों को नीचे जमीन पर पटक देती है। कैसे पटकती है आप लोग बताएंगे। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? द्विगुण। और ये होते हैं डा और ढा। ये कौन से वर्ण होते हैं? देखिए, खुद बोल करके देख लीजिए, तब आपको भरोसा होगा। डा, पहले तो जीभ तालू तक गई, नाक का संयोग लिया और फिर ढा नीचे उठाया के पटक दिया। तो इसीलिए इसमें दोहरा गुण यानी दो स्थानों का संबंध यहां पर है, तो इसलिए इसको द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जा सकता है बच्चों। आइए अगला पॉइंट हम नोट करते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विगुण व्यंजन। आइए बच्चों हम आगे चर्चा करते हैं। संघर्षी, संघर्षी की चर्चा करते हैं। तो बच्चों हवा की रगड़ के कारण, हवा की रगड़ के कारण इन्हें संघर्षी कहते हैं। हवा की रगड़ के कारण इन्हें संघर्षी कहते हैं। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? फा, जा, खा, गा, शा और शा और हा। ये इतने आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। क्यों? बोलिए। फा, फा, फा। हवा की रगड़ हो रही है, बार बार हवा जो होती है टकरा रही है, घिस रही है, संघर्ष कर रही है, इसलिए इतने वर्ण आपके ये क्या बन जाते हैं? संघर्षी बन जाते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी ने तो बता दिया। आप सभी लोग इसको नोट करते रहे मित्रों, इतना मैटर कहीं मिलने वाला नहीं है इकट्ठा। तो अगला टॉपिक है आपका नासिक। नासिक माने नाक। नाक को संस्कृत में नक्र भी कहते हैं, नासिका भी कहते हैं। तो नासिक के वर्ण कौन से होते हैं? आपको इसके लिए वर्गों का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हम वर्गों का सहारा लेते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण ऐसे कर लेंगे। यहां पर नोट भी कर लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण कौन कौन से? अंगा, इया, आड़ा, नामा। आप लोग संस्कृत में पढ़ते हैं इयंगल नामा, लेकिन हम हिंदी में कहते हैं अंगा, इया, आड़ा, नामा। बात वही है मित्रों। तो इयंगल नामा कह लीजिए, चाहे अंगा, इया, आड़ा, नामा कह लीजिए, ये क्या बन गया? नासिक के। क्यों? क्योंकि इनको हम उच्चारित जो करते हैं वो नासिका के द्वारा करते हैं, इसीलिए इनको हम नासिक कहते हैं। पूछा जा सकता है नासिक के वर्ण कितने होते हैं? तो सामने लिखे हैं 5 वर्ण होते हैं। अब बात आती है पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्व माने होता है पीछे। पार्श्व माने क्या होता है बच्चों? पीछे होता है। पीछे का मतलब भाई कुछ वर्ण होते हैं मुख के आगे के भाग से बोले जाते हैं, लेकिन जो वर्ण इस मुख के पीछे वाले भाग यानी यहां कहीं मूर्धा से बोला जाता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये पार्श्विक व्यंजन है क्या बच्चों? आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये जो पार्श्विक व्यंजन होता है ये होता है ला। क्या होता है? ला। आप देखेंगे जीभ मुड़ के बिल्कुल लास्ट में चली जाती है, बोलिए ला। इसीलिए इसको पार्श्व कहते हैं, बाद का कहते हैं, अंत का कहते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं बच्चों? ये आपके आधे स्वर में रखे जाते हैं, आधे व्यंजन में रखे जाते हैं, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा गया है। और ये वर्ण होते हैं या और वा। कई बार पेपर में आने वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस अर्ध स्वर ने। इस अर्ध स्वर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कई बार एग्जाम में।
चाहे जिस एग्जाम में उठा के देख लीजिए, ज्यादातर यही अर्धस्वर से ही पूछा जा रहा है। अभी भर्ती परीक्षा में जल्दी ही पूछा गया था। तो आइए बच्चों, लुंठित व्यंजन एक और लुंठित व्यंजन के विषय में भी बता देता हूं कि ये लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन दोनों एक ही चीज थे। चाहे लुंठित कह लीजिए चाहे प्रकंपित कह लीजिए, ये होता है रा, आपका ध्यान रखिएगा। तो अब इसके अतिरिक्त और भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्यंजन में कुछ वर्ण अभी शेष रह गए हैं, और तो वो कौन कौन से रह गए हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन। आप लोग नोट करते चलेंगे सीधे सीधे। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपका होता है या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन आपका होता है तीनों शा और हा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनको बोलने में ऊष्मा की मात्रा निकलती है। बोलिए शा। ऊष्मा निकलने लगती है, कुछ गर्म हवा निकलने लगती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जो सर्वाधिक पूछा जाने वाला है बच्चों, आपका पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। यही सबसे ज्यादा खास है, पूरे वर्णमाला की जान है। यहां से प्रश्न तो बनना ही बनना है। इसे हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों, यानी कि जैसे 1 + 1 = 2 होता है, तो दो व्यंजनों के संयोग से ये वर्ण बनते हैं। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 वर्ण जो आपके होते हैं, ये चारों वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त पूछा जाता है पेपर में, ये किन किन वर्णों के संयोग से बने हैं, जरा बताइए। तो मित्रों, का और खटकोण वाले सा से मिलकर बना है छा। ता और रा से मिलकर बना त्रा। ज्या और इया से मिलकर बना ज्ञा। शा और रा से मिलकर बना श्रा। इस तरीके से जो है इनका निर्माण हुआ है। कभी कभी प्रश्न बच्चों घुमा दिया जाता है। कैसे? देखिए, किसी भी छात्रा ज्ञा श्रा में हल नहीं लगा हुआ है। अगर यहां पर हल हम लगा देते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो इन दोनों में हल बढ़ जाएगा नीचे, और यदि अगर नहीं लगाते हैं तो हल नहीं बढ़ेगा, वैसे सीधा सीधा रहेगा। तो बच्चों, यहां से एक बात और निकल करके आती है। पूछा गया है, कई बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा जाता है, छा किस वर्ण के बाद आता है? बहुत लोग गलत कर देते हैं। यहां पर आपको यह देखना है कि ये जो छा है ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों के संयोग से बना है। किसके? का और खटकोण वाले शा से। तो बच्चों, हमेशा जब भी आपका उत्तर आना चाहिए तो का के बाद ही आएगा छा। पहले ही वर्ण वाले को दर्शाना है आपको कि पहले वर्ण के बाद में ही इसका निर्माण हुआ। इसी तरीके से त्रा से पहले वर्ण ता आता है, ज्ञा में जा आता है और श्रा में शा आता है। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों आप लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त व्यंजन में 2 मिनट का और समय लगता है। यदि अगर हम कायदे से देख लेते हैं इनके विषय में, तो वहां से भी एक प्रश्न निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है बच्चों? मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? देखिए, मैं बता रहा हूं, उच्चारण स्थान से हमेशा एक प्रश्न बन करके निकल करके आता है। तो आप लोग जानेंगे कैसे, किसका उच्चारण कहां से होता है? तो आप जान लीजिए बच्चों, का वर्ग का उच्चारण क्या होता है?
अगर संस्कृत वाले टीचर होते तो सीधे आपको पढ़ाते अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन बच्चों ये संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इसीलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। छोटा आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, का पूरा वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, हा का उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो दूसरा है बच्चों चा वर्ग कहा जाता है संस्कृत में, भाई आप लोग बहुत पढ़ते हैं, कहा जाता है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो उससे हमसे क्या लेना देना है? इतना याद रखिए, चा वर्ग तालु या इसी को तालव्य कहते हैं, प्लस इसी में ये या, इचु यसा नाम तालु। फिर आपका आता है टा, रिटुल नाम मूर्धा, री और टा वर्ग ये पूरा मूर्धा या मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे भी बता देते हैं, ता वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान दंत है, पा वर्ग का ओष्ठ उच्चारण स्थान है ओष्ठ, आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो चीजें और बताऊंगा, और वो क्या है? वा का उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ, क्योंकि ये दांत और होंठ दोनों के संयोग से मिलकर के बना है। इसके अतिरिक्त और भी एक जान लीजिए, ओ आओ का उच्चारण स्थान आपका कंठ्योष्ठ होता है। ये इतना है मित्रों जो है, इससे बाहर आपके पेपर में ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। तो मित्रों आप लोगों ने व्याकरण का दूसरा पार्ट देखा है। आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट की क्लास लेकर के, सी टेट की क्लास लेकर के हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये एक विषय आपने पढ़ा, एक टॉपिक आपने पढ़ा, आपको कैसा लगा? क्योंकि बच्चों कहा है, जैसा कि भगवती चरण वर्मा की एक लाइन याद आ रही है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। तो उन्हीं पंक्तियों के साथ में जो है, आपको ये कैसा लगा हमारा हिंदी वर्णमाला, आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। मित्रों संस्था से संपर्क करते रहिएगा, आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।